मैं सुभाष सिंगाठिया स्वर्ण आभा न्यूज़ के प्राइम टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हमारा प्राइम टाइम में शहर के कुछ मुद्दों को लेकर बात करेंगे और वो मुद्दे रहेंगे शहर में अतिक्रमण को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर, हमारे साथ युवा पार्षद विजेंद्र स्वामी जी मौजूद हैं। ये करीबन आज से 20 साल पहले इस शहर में पार्षद रहे और अब की बार फिर भारी मतों से विजयी होके रहे। युवा खून है, बहुत सूक्ष्म दृष्टि है और शहर को इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। ठीक मेरे बाईं तरफ सुरेंद्र स्वामी जी बैठे हैं। ये पार्षद रहे हैं पहले एक योजना में और आज हमारे साथ युवा कांग्रेसी नेता की हैसियत से मौजूद है शहर की इन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए। छात्र राजनीति में ये सक्रिय रहे हैं। पहले मैं विजेंद्र स्वामी जी से मुखातिब हूँ कि शहर का जो अतिक्रमण का सिस्टम है वो सच में बिगड़ा हुआ है। एक समय आया था कि शहर की तमाम मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन एक समय के बाद वह बंद हो गया और अब यहाँ तक हो गया कि जो अतिक्रमण हटाए गए थे वो लोग भी पुनः घरों के आगे दीवारें फिर से रखने लग गए हैं। यहाँ कौन सा तंत्र ऐसा ढीला है शासन प्रशासन में जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें घट रही हैं? विजेंद्र स्वामी जी। धन्यवाद सुभाष जी, और मैं बधाई देता हूँ स्वर्ण आभा को जिन्होंने शहर हित के लिए बहुत ही शानदार प्रोग्राम तैयार किया है। भविष्य में भी ये सीरीज चलती रहे और लोगों को शहर के बारे में और शहर से अलग जो नया शहर बसना है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती रहे। जैसा कि विदित है कि अतिक्रमण के ऊपर हमारे शहर में जोशी जी थे, वेद जी जोशी, उनका एक बहुत बड़ा प्रयास जो रंग लाया था पिछले 6-7 साल पहले। उस प्रयास में ना तो प्रशासन ने सहयोग किया और ना ही लोगों ने सहयोग किया, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। अतिक्रमण शब्द जो है, ये मेरा मानना है, ये मेरी ओपिनियन है कि अतिक्रमण शब्द सिर्फ गरीबों पे लागू होता है। शहर में ब्लॉक एरिया सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड है इस वक्त और वहाँ मुझे लगता है कि शहर के सभी पॉश जो कहलाने वाले लोग हैं वो रह रहे हैं। उन लोगों को जगह की ज़्यादा ज़रूरत है और गरीब लोगों को जगह की कम ज़रूरत है। जैसे ही कोई अपनी एक दुकान, जैसे कि अस्थायी दुकान कह सकते हैं, लगा करके कोई चूड़ी वाला या कोई कुम्हार बैठ जाता है, वो तो प्रशासन को और हमारी नगर परिषद को खनकता है। वो अतिक्रमण की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन 8-8 फुट के थड़े जो ब्लॉक एरिया में लोगों ने कब्जे करके अपने ऑफिस बना रखे हैं, टॉयलेट बाथरूम बना रखे हैं, वो उनको नज़र नहीं आते। हम जनप्रतिनिधि एक वोट के लालच में कह सकते हैं कि उन लोगों को संरक्षण भी दे रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर 65 जनप्रतिनिधि मिलकर के अगर लोगों को समझाइश का प्रयास करें, जैसा कि सुरेंद्र भाई ने किया, जस्सा सिंह मार्ग जो आज जितना भी चौड़ा है या उससे चौड़ा होने जा रहा है, उसमें सुरेंद्र भाई ने सब लोगों को साथ लेकर के काम किया। तो अगर हम लोग सभी मिलकर के एक टेबल पे बैठ करके, उसमें राजनीति ना हो, कोई पार्टीबाजी ना हो, तो कोई औचित्य नहीं है और कोई अतिशोक्ति नहीं है कि ये काम सिरे ना लगे और शहर 1927 का गंगा सिंह महाराज का बसाया हुआ वापस ना बन जाए। स्वामी जी, किसी भी सिस्टम को लागू करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं शासन और प्रशासन में। आपका जो वार्ड होता है वहाँ बहुत से इंस्पेक्टर होते हैं, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जहाँ जहाँ अतिक्रमण हो रहा है वो नज़र आ जाता है, मकान बाहर बन रहा है, सड़क पे बन रहा है, उनकी अपनी एक ड्यूटी होती है। और मैंने बहुत बार ये देखा है जब बिल्डिंग बन जाती है तब उसको नोटिस जारी होता है नगर परिषद कि आप अतिक्रमण कर रहे हो। तो क्या पहले जो इस तरह के जो लोग जिम्मेदार लोग होते हैं उनमें पार्षद भी होते हैं, तो वो ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? ये समस्या क्यों बढ़ जाती है? जब सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है तो क्या आपने कोई ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पा रहे, उसका रीज़न क्या है?
नमस्कार जी। सबसे पहले तो स्वर्णाभा के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वर्णाभा के प्रबंधक का आभार कि आप सभी लोगों से मेरे को रूबरू होने का मौका दिया। गंगानगर शहर की जो आप अतिक्रमण से संबंधित जो बात कर रहे हैं, इस अतिक्रमण में मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी जिम्मेदारी आप किसी की मानेंगे तो मैं ये मानता हूं कि पार्षद अगर एक्टिव रहेगा, जागरूक रहेगा, तो वो बहुत हद तक इस अतिक्रमण को रोकने में एक बड़ा योगदान दे सकता है। समझाइश करने में भी वो सक्षम रहेगा और प्रशासन और शासन से भी कार्रवाई करवाने में सक्षम होता है। मेरा ये मानना है कि जैसे गंगानगर शहर की अपने बात करें तो गंगानगर शहर का जो बाहरी हिस्सा है उसमें कृषि भूमियों पे जो बसने वाली जो अवैध कॉलोनियां है, ये अतिक्रमण का सबसे बड़ा कारण है, जिसमें यूआईटी लगभग मैं ये कहते हुए मेरे को बड़ी तकलीफ भी है कि 1981 के आसपास यूआईटी बसी थी और आज 30 सालों का 40 सालों का इसका इतना लंबा कार्यकाल हो गया, लेकिन यूआईटी ने कभी अपनी भूमिका अच्छी तरीके से नहीं निभाई है। क्या कारण रहा कि अवैध कॉलोनियां धड़ाधड़ कटती जा रही है, यूआईटी उस पर अंकुश नहीं लगा पाती। फिर जो गरीब जो लोग, जैसे साथी विजेंद्र जी ने कहा कि गरीबों पे ही कानून लागू होता है, तो गरीब लोग जो होते हैं वो शहर के बाहरी हिस्सों में जैसे आ गए, उन्होंने मकान बना लिया, उसके बाद में उन्होंने अपने लेटरिन बाथ भी सड़क में बना लेते हैं। उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि मास्टर प्लान क्या चीज़ है। मास्टर प्लान और लेआउट प्लान को पढ़ने और समझने के लिए भी तो जो जागरूकता चाहिए वो जागरूकता आम लोगों में यहाँ पे नहीं है, देखने को नहीं मिल रही। नाली और विद्युत पोल की जो लाइन है, अगर इन दोनों को अच्छे हिसाब से एक सामंजस्य के साथ में अगर आप उनको करेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि आगे आने वाले समय में अतिक्रमण नहीं हो पाएगा। नई कॉलोनी में क्या होता है कि बिजली बोर्ड भी किसी से नहीं पूछता कि कहाँ पे खंभा लगाना, जहाँ पे उसका मन किया वहाँ से लाइन निकाल देता है। और यही काम चाहे यूआईटी हो चाहे नगर परिषद जब नाली बनाने का काम करते हैं या कोई लोग आपसी चंदे से जो नाली बनाते हैं तो वो भी सड़कों के बीच में बना लेते हैं और इस तरीके से अतिक्रमण हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि एक तो जहाँ भी निर्माण हो संबंधित यूआईटी या नगर परिषद से एक दूसरे से सामंजस्य करने के बाद में विकास कार्य होने चाहिए। विद्युत विभाग का बहुत बड़ा रोल है। विद्युत विभाग को इस बात के लिए पक्का पाबंद होना चाहिए कि उसके नक्शे उस इलाके के वहाँ पे होने चाहिए कि सड़क कितनी चौड़ी है। अगर 35 फीट की सड़क है तो विद्युत विभाग के जयन की ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो 35 फीट के बिल्कुल कोने के ऊपर ही खंभा लगाए। जबकि होता क्या है कि वो 8 फीट छोड़ के लगा देता है और 8 फीट जो जगह है वो अतिक्रमण के रूप में चली जाती है और उसके बाद उसको छुड़ाने के अंदर बहुत भारी जोर आता है और छूटती भी नहीं है। और फिर जैसे साथी विजेंद्र जी ने कहा कि गरीबों पे घास गिरती है, क्योंकि बड़े लोग शहर के बीचों बीच रहते हैं और आसपास जो बाहर के जो शहरी हिस्से होते हैं उनके अंदर गरीब लोग बसते हैं, तो फिर उन पे मार पड़ती है। मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के काम करने से पहले एक व्यवस्थित तरीके से काम किया जाना चाहिए ताकि अतिक्रमणों पर रोक लग सके। विजेंद्र जी, आपने पॉस कॉलोनी में अतिक्रमण की बात की और ये सबको देखने में भी आता है, बात सही है कि जो चार दीवारियां हैं एक्सीडेंट का बड़ा कारण होती है, आम आदमी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी पैदा होती है उससे। मैंने पहले भी ये बात कही थी, वही प्रश्न मेरा उसमें थोड़ा और जोड़ देता हूँ कि जो एरिया का इंस्पेक्टर आप लोगों का नियुक्त होता है नगर परिषद की ओर से, पार्षद एक आप ये कहो कि वार्ड की सरकार का मुखिया होता है, तो जब जो पार्षद रहे हैं जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, तो क्या वजह रही कि मतलब उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया या इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं या प्रशासन सहयोग नहीं दे रहा, वो पार्षद होके भी क्या असहाय होता है? एक्चुअली मूल कारण क्या है इसके पीछे? अभी की एक घटना बताता हूँ। मेरे वार्ड में मेरा एक मित्र, मेरा सपोर्टर भी है, उन्होंने कोई मकान खरीदा। मकान खरीदने के बाद उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन शुरू किया। कंस्ट्रक्शन शुरू करते ही जैसे ही बाहर आया उसने 3.5 फीट का थड़ा आगे बढ़ा दिया, जबकि हमारे हाउसिंग बोर्ड में थड़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे ही थड़ा आगे आया तो हमारे सफाई इंस्पेक्टर मुस्तैद है, वो आदमी वहाँ गया, उसने फ़ोटो खींची और मेरे को उन्होंने सेंड की कि भाई ऐसे करके हो रहा है और ये आदमी आनाकानी भी कर रहा है हटाने। जी। मैंने तुरंत प्रभाव से उसको बोला कि आप अपने संबंधित अधिकारी को भी ये फ़ोटो सेंड करो और इसको तोड़ दो। आपका काम है अतिक्रमण नहीं होने देना, आपको अतिक्रमण पे अंकुश लगाना है, चाहे वो मेरा आदमी है चाहे वो मेरा मकान है। सबसे पहले वो टूटना चाहिए और उसकी मुस्तैदी के कारण
वो कब्जा होने से बच गया। हमारा हाउसिंग बोर्ड लगभग 100% कब्जे में। बड़ा ही शर्मसार होने वाली बात है कि 25 फुट की जो रोड थी आज 15 फुट की रह गई है, जिससे कि हमें बड़ा ही वहाँ पे मिस हैपनिंग होने के बाद ये सुनने को भी मिलता है कि एम्बुलेंस कैसे आएगी या फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे आएगी कल को कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो। हमसे पहले जो यहाँ पे पार्षद रहे, मैं हाउसिंग बोर्ड से पहली बार पार्षद बना हूँ। मैं पिछली बार जब पार्षद बना था मेरा वार्ड हाउसिंग बोर्ड नया होकर के दूसरा वार्ड था, मैं पराई वार्ड से चुनाव लड़ा था। इस वार्ड में हम लोगों ने एक मिशन चलाया भी, हम लोग सभी मिलजुल करके आज के बाद जो हमारा 9 महीने का कार्यकाल बीता है, हम किसी भी अतिक्रमण को नहीं होने देंगे और उसमें चाहे कोई भी आदमी राजनीति करे। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस जो कल परसों जो घटना हुई है उसमें मेरे को बहुत फ़ोन आए, लेकिन मैंने किसी फ़ोन को नहीं सुना, न किसी के दबाव में आया। और मैंने अपने कर्मचारी जो सफाई इंस्पेक्टर हैं उनको मैंने बोला आप ये कब्जा तोड़ दो। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस गली में टोटल 32 घर हैं। 31 लोगों ने मेरे को फ़ोन किया कि विजेंद्र जी मज़ा आ गया, ऐसा काम करते रहना। हमें कोई वोट की राजनीति नहीं करनी है, लेकिन हमें ये लग रहा था कि ये कब्जा हो जाएगा, कारण कि वो मेरा जानकार था, बहुत नज़दीकी था। लेकिन जैसे ये कब्जा टूटा उन लोगों का हौसला बढ़ा और उन लोगों ने भी अपने कब्जे हटाने के लिए मुझे एक एप्लीकेशन दी है। और आपको बता दूं कि हमारे हाउसिंग बोर्ड की जो मेन रोड है जो 35 फुट की थी आज लगभग 20 फुट की है। उन लोगों ने भी, जिनमें हमारे पूर्व पार्षद राजेश निर्माण जी भी शामिल हैं, उन्होंने भी कहा है कि यार ये प्रयास तू कर, हम तेरा सहयोग करेंगे। और मैं प्रयासरत हूँ कि हाउसिंग बोर्ड में जितना हो सके किसी का नुकसान ना हो और उस नुकसान को बचाते हुए हम कब्जे तोड़ें। मेरा सभी श्रवण आभा का जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि शहर में भी जब कोई कब्जा हो रहा हो, एक जागरूक नागरिक के नाते हमारा फर्ज बनता है कि पार्षद को सूचित करो, इंस्पेक्टर को सूचित करो, नहीं तो नगर परिषद में एकल खिड़की है वहाँ जाकर के शिकायत करो। और मेरा ये मानना है कि आपकी शिकायत पे गौर होगा। अगर नहीं हो तो आपके संबंधित पार्षद, दूसरा जो पार्षद है आपके वार्ड का नहीं मान रहा है, दूसरे वार्ड के पार्षद आपके यार मित्र होते हैं, कोई बड़ा शहर नहीं है। आपको अगर किसी चीज़ से दिक्कत आ रही है और लोगों को भी उससे दिक्कत आ रही है तो सभी पार्षद मिलकर के सहयोग करेंगे और उसको समझाइश के बाद तोड़ दिया जाएगा, कब्जा नहीं होने देंगे। भविष्य की हमारी यही योजना है, बाकी तो परमात्मा के ऊपर है जी, देखो क्या होता है। सुरेंद्र जी, आप कांग्रेस के युवा नेता भी हो, पहले पार्षद भी रहे हो और अब आपकी पत्नी पार्षद है आपके वार्ड से। क्या वजह है, जैसे अब विजेंद्र जी ने कहा कि अतिक्रमण मोहल्लों में होता है या जिस एरिया में हो रहा है, जहाँ जहाँ भी हो रहा है, कि इस शहर कोई बहुत बड़ा नहीं था, पहले 50 पार्षद से वो 65 हो गए नए सीमांकन के बाद, और आपके पास एक पावर होती है, यहाँ तक कि अगर कोई नागरिक आनाकानी करता है उस गली का और जिद करता है तो यहाँ तक है कि पुलिस प्रोटेक्शन भी आप लोगों को मिलता है। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद फिर भी अंततः कहाँ परेशानी रह जाती है कि लोग ऐसा घट रहा है, इस बीच लोग कब्जा कर भी जाते हैं। सुभाष जी, मैं आपको बताऊं, अतिक्रमण के बारे में मेरा काफ़ी लंबा अनुभव है। जब स्टूडेंट लाइफ से ही मेरा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान ही समझे आप एक तरीके से रहा। अनुभव काफ़ी लंबा है। अतिक्रमण को अपने 2 भागों में बांट के देखेंगे तो आपको और अच्छे से नजर आएगा। पहला चरण ही उसका ये है जहाँ पे अतिक्रमण हो चुका है वो वाली जगह। दूसरा होता है जहाँ पे अतिक्रमण होना है वो वाली जगह। जैसे आप ब्लॉक एरिया की बात करेंगे, सेतिया फार्म के अंदर की बात करेंगे, प्रेम नगर की बात करेंगे, जो एरिया बस चुका है वहाँ पे ऑलरेडी एक क्या प्रीपार्टी बन चुकी है, एक पड़ोसी ने बना लिया, दूसरा जो बनाएगा तो उसके बराबर ही चलेगा, बिल्डिंग लाइन के सीधे बराबर चल रहा है, उसकी मजबूरी है। अगर वो पीछे हट जाएगा तो वो भद्दा भी लगेगा। तो क्या होता है कि एक तो ये स्थिति होगी। दूसरी स्थिति है कि जो गंगानगर शहर के, जैसे मैंने पहले कहा कि बाहरी के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे नई कॉलोनियाँ बस रही है, वहाँ पे तो हम 100% प्रतिबंध लगा सकते हैं कि 30-50 का प्लॉट है तो आपको 30-50 में ही कंस्ट्रक्शन करना, उसके बाद हम आपको ईंट नहीं लगाने देंगे। और उसमें जिम्मेदारी पार्षद, सफाई का कर्मचारी जो है उसकी है, यूआईटी का जो JN है, नगर परिषद का जो JN है, उसके अलावा तमाम बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी लाइनमैन है उन लोगों की भी जिम्मेदारी है।
अगर इनका आपस में सामंजस्य हो, बीट का कांस्टेबल भी उसमें शामिल होता है, अगर इतने लोगों की सामंजस्य बना लें तो आगे आने वाले समय में अतिक्रमण नहीं होगा। अब बात रही कि जो पीछे जो अतिक्रमण हो गया उनकी क्या स्थिति है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि मैंने आज तक जहां भी जाके अतिक्रमण तोड़ने की मुहिम चलाने की बात की या शुरुआत की तो देखने को मिला कि लोगों के अंदर एक भय है। वो कहते हैं साहब आप तोड़ तो दोगे, बात बनाने की है कि आप उसको वापस कैसे बनाओगे। वेद प्रकाश जोशी जी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक कोर्ट से एक आदेश ला के दिया सरकार को, प्रशासन को, और उसके बाद में ब्लॉक एरिया में कुछ सड़कों पे तोड़फोड़ का काम हुआ, अतिक्रमण मुक्त करने का काम किया था। लेकिन वो काम इतना दबाव में हुआ कि प्रशासन ने तोड़ तो दिया वहां पे जेसीबी लगाकर, बात रही बनाने की, वो आज तक नहीं बना। तो मेरा कहने का बात यह है कि लोग जो है वो ये चाहते हैं कि साहब तोड़ने को हम बिल्कुल तैयार हैं, मेरा लेट बार टूट जाए, मेरा सेफ्टी टैंक टूट जाए, मेरा पानी का टैंक टूट जाए, लाख रुपए लगे, 50,000 लगे, मैं अपने आप सहन कर लूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर खुली सड़क मिलेगी तो उसका सबसे बड़ा लाभ मेरे को मिलेगा, मेरी प्रॉपर्टी को मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि ऊपर वाले शासन प्रशासन में बैठे लोग या बड़े नेता लोग वो इस बात का हाथ ही नहीं पकड़ते कि साहब हम वापस इसको बना देंगे। मेरा पीछे का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में भी और इस कार्यकाल में भी मैंने सभी लोगों से एक ही बात की कि मैं आपको तोड़ने के लिए आप मेरे को सहमति दे दीजिए, उसके बाद मैं प्रयास करूंगा कि बजट कहाँ से आए, नाली को शिफ्ट कराने का काम करेंगे और सड़क बनाने का काम करेंगे, ताकि जैसे ही तोड़ेंगे 100 फुट तोड़ेंगे, 100 फुट बनाएंगे। इस तरह से जैसे मैंने काम किया पिछले 5 साल मेरे बड़े सफल रहे। अभी अगर इस बारे की बात करें तो जैसे सहयोग मार्ग पे हम लोगों ने एक प्रयोग दोबारा से करने का काम किया, उसमें हमारे को आप कह सकते हैं कि 70-80% अभी लाभ हमारे को उसमें सफलता भी मिली है। सभी लोगों ने अतिक्रमण तोड़ लिए। अभी कारपेट रोड भी वहाँ पे बना दी। अभी भी लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, भाई साहब रोड तो बना दी लेकिन वो नालियाँ वहीं पड़ी है। तो आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नालियों को शिफ्ट करने के लिए भी मैं लगातार प्रयास में हूँ, नगर विकास न्यास और नगर परिषद के, और मैं आशा भी करता हूँ कि 15-20 दिनों में वहाँ पे नाली का काम शुरू करेंगे। जैसे ही नाली पीछे जाएगी तो अब निश्चित रूप से अतिक्रमण भी खत्म हो जाएगा, सड़कें भी चौड़ी हो जाएगी, और एक बात और, वो जो अपना मास्टर प्लान है वो भी लागू हो जाएगा। तो ये सारे काम हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि एक विश्वास की कमी है, एक इच्छा शक्ति नेताओं की कमी है। प्रशासन और शासन तो इस तरह का है कि घोड़ा और घुड़सवार का काम रहता है, वो कमजोर आदमी को घुड़सवारी करने नहीं देते हैं। अगर आप उसमें पॉलिटिकली मजबूत हैं और आपके पास जानकारी और आपके साथ पब्लिक जुड़ी हुई है, तो जो शासन में जो बैठे जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं, उन्हें भी आपकी बात माननी पड़ती है और लगातार मान भी रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है। स्वामी जी, अब इन्होंने जो बात रखी है, जो शहर के 65 वार्ड है, जो आप लोगों की इस वक्त जो भावना है, और जिन जिन पार्षदों ने चुनाव लड़ा उन्होंने भी इसी भावना पे चुनाव लड़ा कि जिस जिस एरिया में होंगे हम विकास करेंगे। ये वायदे जनता से थे, वार्ड के सुधार के, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, लाइट का मुद्दा हो, अतिक्रमण का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे जिनसे एक आम जन को, चाहे आम हो खास हो, उन गलियों में शहरवाद में निकलेगा तो परेशानी होती है। तो क्या उस वक्त चुनावों में वो बड़े जो नेता है वो तो वादे करके निकल जाते हैं, हमारे हाथ नहीं आते, लेकिन हमारे शहर की सरकार के जो 65 लोग हैं, क्या उन 65 लोगों में कभी इतना एका नहीं बना कि हमने इतने से बड़े वायदे करे थे और उसके बाद में अब मामला उदासीन हो जाता है फिर, और अपनी अपनी राजनीति में लग जाते हैं, अपने अपने उनके एक दड़बे बन जाते हैं। तो इसके लिए क्या ऐसा करा जाए, क्या पॉसिबल है कि तमाम लोगों की एक मीटिंग हो, शहर के विकास की बात तो छोड़ो, सिर्फ अतिक्रमण को लेके ही, और अतिक्रमण अगर हट जाता है तो वो भी अपने आप में एक विकास है। तो यहाँ किस तरह की पेचीदगियाँ आ रही है, मतलब प्रशासन सहयोग नहीं देगा क्या, ऐसा लगता है? और मुझे नहीं लगता कि 65 व्यक्ति इकट्ठे होके कलेक्टर के पास जाते हैं, आयुक्त के पास जाते हैं, और जो सक्षम अधिकारी है, जो संबंधित अधिकारी, उसके पास जाते हैं, तो उनकी हिम्मत रहती होगी कि 65 जनप्रतिनिधि आपके पास आए तो आप उनको जवाब नहीं दे सकते। देखिए सुभाष जी, अतिक्रमण जो हुए और जो 2 भागों में सुरेंद्र जी ने आपको एक्सप्लेन किया, जो एक्सप्लेन पुराने अतिक्रमणों का है उसमें मैं आपको बता दूं कि अतिक्रमण हटा करके नाली का जो इन्होंने रोल मॉडल पेश किया था कोतवाली के सामने वाला, उसके बाद नगर परिषद या प्रशासन शक के दायरे में आता है कि वहाँ नाली शिफ्ट हो सकती है तो पूरे शहर में क्यों नहीं हो सकती। ऐसी क्या पेचीदगियाँ रहेगी, ऐसा क्या दबाव रह गया
की कारण न बताते हुए आज भी थड़े वैसे के वैसे पड़े हैं और लोग उन पर दोबारा काबिज हो रहे हैं। बड़ा सोचने का विषय है कि आप छोटा लाभ देख करके आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़े मौके को छोड़ रहे हो। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर ऐसा काम करता है तो निश्चित रूप से अगर नाली शिफ्ट होती है ब्लॉक एरिया में, सब लोग अपना अतिक्रमण तोड़ने को तैयार हैं और सभी लोग उस लाभ को लेने को तैयार हैं। पिछला कार्यकाल जगदीश जांदू का कार्यकाल में मैं पार्षद था। मैं आपको एक बताता हूँ, एक घटना बताता हूँ कि आज जगदीश जांदू पीछे क्यों चले गए। उसका एक कारण रहा है कि राजनीति में आप अगर किसी को फेवरेट बनाते हो तो उस फेवरेट तक ही सीमित रह जाते हो। राजनीति में आप सबको साथ लेके चलोगे तो राजनीति आपको जिंदा रखेगी, अदरवाइज आप राजनीति में खत्म हो जाओगे। मैं दूसरी बार निर्दलीय जीता हूँ और 2 जो चुनाव में हारा वो मिनिमम मार्जिन से हारा हूँ। मेरे में हिम्मत क्यों बनी रही कि मेरे लोग साथ थे, मुझे हमेशा 600 प्लस वोट आए, तो मेरा विश्वास बना रहा। मैं किसी पार्टी के पास नहीं गया टिकट लेने, आज तक नहीं गया, इतिहास है ये। और मेरे मानना है कि जगदीश जांदू अगर अपने कार्यकाल के दौरान, आज तक के इतिहास में जगदीश जांदू से ताकतवर मेरे हिसाब से चेयरमैन नहीं आया, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो समयानुसार अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर देते और चुनिंदा जो लोग थे उनको लाभ देने की बजाय आम जन की जो समस्याएं थी उनको लेकर के बात करते, तो मेरा मानना है कि जगदीश जांदू गंगानगर के सबसे फेवरेट आदमी थे। लेकिन आज क्यों नहीं है? आज वो पर्दे के पीछे हैं, किसी के सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं, क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं। लेकिन भविष्य के गर्भ में मैं आपको बता दूं कि जो शहर हित में सोचेगा वह शहर का प्रतिनिधि बनेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लोग जुड़ेंगे, अगर अच्छा काम करोगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आपने काम ही एक भावावेश में आकर के भेदभाव से करना शुरू कर दिया तो लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे। अतिक्रमण कोई मुद्दा नहीं है, अतिक्रमण 65 आदमी हैं, हम बैठ कर के सुलझा सकते हैं। लेकिन उन 65 को तोड़ने का जो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उनको इकट्ठा नहीं होने दे रहा, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। वो टेबल टॉक करने नहीं दे रहा, विश्वास में लेके काम नहीं कर रहे। तो विश्वास जब तक नहीं जगाओगे आप किसी में, तो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, सुरेंद्र जी अपने हिसाब से चलेंगे, अमुक आदमी अपने हिसाब से चलेगा। उन लोगों को आपस में तो आप सामंजस्य बनाने नहीं दे रहे ना। तो जहां सामंजस्य नहीं है वहां प्रतिरोध है, विरोध है, और विरोध किसी चीज को होने नहीं देता। अच्छा काम भी नहीं होने देगा, बुरा तो होता ही नहीं है। ये आज शहर की स्थिति है कि बड़े जनप्रतिनिधि आपस की गुटबाजी के कारण आज शहर को छिन्न भिन्न करके सब जनप्रतिनिधियों को अलग अलग टेबल पे बिठा करके बात करते हैं और उनमें सामंजस्य नहीं बैठने दे रहे। ये मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस भी एक गुट में, कांग्रेस में भी 36 गुट बना करके उन लोगों को अलग अलग कर रखा है। बीजेपी वालों ने भी अलग अलग गुट बना रखे हैं। हम लोग निर्दलीय 10-15 लोग हैं जो एक प्रयास किया, हम लोगों ने ईमानदाराना प्रयास था, हम प्रयास में विफल रहे। एक भ्रष्ट आयुक्त को यहाँ से भगाने का काम किया हमने, लेकिन हमारा सहयोग नहीं हुआ। किसी ने, हो सकता है किसी अपने दबाव में या पार्टी के दबाव में आकर के, हो सकता है ये काम हमारा सहयोग नहीं किया हो, लेकिन दिल से वो लोग हमारे साथ थे। उन्होंने हमें साधुवाद भी दिया कि प्रयास अच्छा है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आ पाए। मैं तो उन सभी 65 जनप्रतिनिधियों को कहूँगा कि भ्रष्टाचार को हटाते हुए अगर आप किसी भी विषय पे नगर परिषद में इकट्ठा हो गए तो 65 क्या, सभी लोग इकट्ठा होकर के उस काम को सिरे लगाएंगे। और जो हमारे इस वक्त जनप्रतिनिधियों के 65 जनप्रतिनिधियों के जो पहले आदमी हैं, करुणा जी चांडक, मेरा दावा है कि उनको कोई लालच नहीं है, उसके बावजूद भी वो भ्रष्ट अधिकारी को क्यों रखे बैठे हैं, मुझे समझ से परे। ऐसे अधिकारी को यहाँ से चलता करें। और चूंकि दानदाता हैं, बहुत बड़े दानदाता हैं और काम करने का उनमें मादा है, उन्होंने मेरे से व्यक्तिगत कहा है कि मैं काम करना चाहता हूँ। कई बार हमारी बातचीत हुई है तो उनका मैं काम करना चाहता हूँ। मैं कहा वैसा विश्वास में लेकर के आप काम कीजिए, क्यों नहीं साथ देंगे, सभी लोग आपके साथ हैं। अतिक्रमण का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, सफाई का मुद्दा हो, किसी भी बात को अगर आप टेबल टॉक लेकर के करोगे, सामने बैठ करके करोगे, तो मेरा दावा है कि सभी लोग एक साथ बैठ करके काम करेंगे। राजनीति तो अब आने वाले 2-3 सालों बाद शुरू हो जानी है, उस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नगर परिषद एक ऐसा जगह है, जीत करके इकट्ठे हुए हैं तो शहर के विकास की बात करते हैं। हमने जो लोगों से वादे किए थे उन वादों को छोड़ो आप,
लेकिन लोगों ने हमसे जो आशाएं रखी थी उस आशा में हम कहाँ तक खरे उतरते हैं, दिक्कतें वहाँ आ रही हैं। दिक्कतें आ रही हैं। हम लोगों ने लोगों से कोई वादे नहीं किए थे, क्योंकि लगभग वार्ड के कितने काम होते हैं, ज़्यादा कोई काम नहीं होते, व्यक्तिगत काम होते हैं। ये आज मेरा राशन कार्ड में नाम कटवाना, राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है, मेरी नाली नहीं निकली, आज झाड़ू नहीं निकली, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। जैसा सुरेंद्र जी ने बताया कि जो शहर के बाहर की कॉलोनियाँ हैं, विकास वहाँ होना है। हमने हमेशा ये कहा है कि जहाँ जरूरत हो वहाँ 50 लाख का टेंडर क्यों नहीं लगाते आप? जी वहाँ 50 लाख का लगाओ ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ 50 लाख का टेंडर लगा रहे हो, और जहाँ जरूरत 7 कर्मचारियों की है वहाँ तुम 30 कर्मचारी लगा रहे हो। वहाँ थोड़ा सा भेदभाव झलकता है, और वहाँ थोड़ा हमारा रोष हमारे चेहरे पर आता है, और हम लोग विरोध करते हैं। हमारा विरोध का कारण ये नहीं है कि वो हमने उसको वोट नहीं दिया या वो आदमी आज सभापति है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हमारी भावना नहीं है। लेकिन विश्वास में लेके अगर नगर परिषद के कर्मचारी, टोटल जो छोटे कर्मचारी हैं, वे लोग हमारे से बड़ा सामंजस्य रखते हैं, हमारे फ़ोन पे काम करते हैं, हमारा फ़ोन 1 घंटे में उठाते हैं और हमारे काम हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन समस्या कहाँ आती है कि भेदभाव आता है, तो वहाँ थोड़ा सा मन कचोटता है और हम लोग इकट्ठा होकर के फिर उसका विरोध करते हैं। स्वामी जी, हम दलों की बात करें एक बार, शहर हम सबका साझा है, सड़कें सबकी साझी है, और जो समस्याओं का सामना हम कर रहे हैं, वो चाहे आम व्यक्ति हो चाहे खास व्यक्ति हो, सब उसका सामना कर रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हो, छात्र राजनीति में आपने राजनीति की है, तो क्या मतलब ये चीज़ गलत नहीं है अगर ऐसा हो रहा है तो, कि मान लो कुछ भाजपा समर्थित पार्षद है, कुछ कांग्रेस समर्थित पार्षद है, कुछ निर्दलीय पार्षद है, तो शहर का विकास, मुझे नहीं लगता कि एक टीम है, मान लो इस वक्त जो टीम है, इन 5 साल में जो काम होगा वो सबको श्रेय जाएगा। वहाँ कोई ये नहीं कहेगा कि भाजपा वाले ने करा, कांग्रेस वाले ने करा। अब का जो बोर्ड है, उस बोर्ड में तमाम दलों के लोग हैं, वो श्रेय सबको जाएगा। फिर जैसे विजेंद्र जी ने अभी कहा कि कुछ चीज़ें ऐसे भी अड़ी जाती है, तो आप क्या वजह मानते हो कि पहले पार्टी हित, वो तो बात की बात है, हमारे लिए पहले सबसे शहर है। इस शहर में जितना विकास होगा, जितनी सफाई रहेगी, जितनी यहाँ की सुविधाएं मिलेगी, उसके अंदर छोटे बच्चे भी शामिल है, बड़े भी शामिल है, बुजुर्ग भी शामिल है। और मैंने ये खबरें हम पढ़ते रहते हैं कि हर 2, 2.5, 3 महीने बाद में कि एक किसी आवारा पशु ने किसी बुजुर्ग की टक्कर मार दी, किसी महिला की टक्कर मार दी, और हमारे यहाँ मौतें भी हुई हैं। तो इन तमाम चीज़ों में ना शहर का भला होना होता है, वहाँ दलीय राजनीति से उठकर कोई ईमानदाराना प्रयास क्यों नहीं होते? वजह क्या है? मतलब मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल दलों को छोड़कर एक इस शहर के नागरिक के नाते आप दें। सुभाष जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बताऊं कि मेरा इस मामले में थोड़ा नज़रिया अलग तरीके का है। हाँ, बताइए। मेरा नज़रिया ये है कि लोकतंत्र की, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि उसमें पक्ष और विपक्ष बने हुए हैं। आपके साथ सहमति और असहमति, जब तक ये नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र आगे बढ़ पाएगा। इसी पैटर्न पे हमारी संसद है, इसी पे हमारी लोकसभा है, इसी पे हमारी विधानसभा है, इसी पे हमारी गंगानगर की नगर परिषद भी उसी पे है, और इसी लोकतंत्र की खूबसूरती से ही पूरा यह देश और मुल्क अपना चल रहा है। मैं नहीं मानता कि सभी लोगों को किसी एक ही मत में चले जाना चाहिए या सभी लोग एक ही बात के पक्षधर हों तभी वो काम होगा। बात यह है कि जब आप शहर हित की कोई बात करते हैं तो आपका शहर हित का मोटिव होना चाहिए, और उस शहर हित का मोटिव तभी पूरा होगा जब आप उस शहर से प्रेम करते हैं। आज देखने को ये आता है कि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तब आपका मोड अलग होता है, तब मैं कांग्रेस का हो सकता हूँ, भाई विजेंद्र जी जो है वो निर्दलीय हो सकते हैं, कोई बीजेपी का हो सकता है, कोई कम्युनिस्ट हो सकता है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होने के बाद में मेरा ये मानना है कि आप पूरे शहर के जनप्रतिनिधि हैं, आप उसको 27 नंबर, 28 नंबर या 30 नंबर में काउंट नहीं करना चाहिए आपको कि मेरा वार्ड, मेरा शहर नहीं होना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि मेरा शहर मेरा घर है, तब जाके आप उसके बारे में अच्छे से बात कर पाएंगे। 65 आदमी, साथ में चेयरमैन, एमएलए, एमपी, और हमारा तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इतने जनप्रतिनिधि है। कोई जरूरी नहीं होता कि हर आदमी जो चुनाव जीत गया वही जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाता है, जिसके पीछे पब्लिक लगी होती है वही जनप्रतिनिधि है। मेरा मानना ऐसा है। इतने लोग अगर सकारात्मक भूमिका से चलेंगे तो उसका अच्छा आएगा। आपको कहीं पे अतिक्रमण होता लग रहा है तो आप बोलें, आपको लगता है कि कोई कूड़ा सड़क पे डाल रहा है तो आप उसको बोलें। इस तरीके से हो सकता है कि अब हम लोग मिलकर शहर को और अच्छा और खूबसूरत बनाने का काम भी कर सकते हैं।
गंगानगर शहर की 5-6 मेन सड़कें जो अंदर शहर के अंदर घुसने के मेन रास्ते हैं। आज मेरे को नहीं लगता कि कभी यूआईटी की ट्रस्ट की मीटिंग में बात हुई हो, नगर परिषद के बोर्ड की इतनी मीटिंग हुई, उनमें कभी कोई बात हुई हो कि साहब शहर के अंदर घुसने के जो रास्ते हैं उनको कैसे इस तरह के बनाए जाए कि लोग जो घुसे उनको ऐसा आनंद आए कि हाँ यार हम किसी महाराजा गंगा सिंह जी के बसाए हुए शहर के अंदर घुस रहे हैं। सिर्फ महाराजा गंगा सिंह जी का नाम रह गया, इस शहर के अंदर घुसते हैं तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती कि महाराजा गंगा सिंह जी ने बसाया होगा। जबकि बाकी आप शहरों में जाओगे तो शहर के अंदर घुसने के जो रास्ते हैं बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और हमारी पार्टी की सरकार भी है, एमएलए साहब भी हमारी पार्टी के पक्षधर हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और अभी बोर्ड में जो हमारे चेयरमैन है वो भी हमारी पार्टी के हैं। तो मेरा उनसे भी आग्रह इसी प्रकार का रहा है और आपके माध्यम से भी है और वैसे भी मैं कहता रहता हूँ कि इन 5-6 जो अंदर शहर के अंदर घुसने के जो रास्ते हैं बड़े हेरिटेज लुक में इनके गेट होने चाहिए, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए कि कौन हमारे शहर के अंदर घुसा और कौन शहर से बाहर गया, जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के टाइम में होता था। अभी 26 तारीख आएगी स्थापना दिवस की, जब इस शहर की स्थापना दिवस है, इस स्थापना दिवस पे भी इस तरीके के कोई कार्यक्रम करे। अगर हर साल एक करोगे तो 6 गेट हैं, 6 साल में ये पूरे के पूरे गेट बन जाएंगे और बहुत सुंदर हो सकता है। कल्पना करने की जरूरत है। और जो बात रही कि दड़ों में बटा हुआ है, ये दड़ों में बटा हुआ नहीं कह सकते हम इसे, ये सहमति और असहमति का मंत्र है। ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। जरूरी नहीं है कि कभी आपको मैं एक जापान का एक उदाहरण देता हूँ। जापान में जब हिटलर था, सारे हिटलर के पीछे लगे हुए थे उसकी पूरी सेना के अंदर, लेकिन एक सैनिक ऐसा था जो उसकी बात से असहमत था। जब हिटलर आया तो वो सारे खड़े हो गए, वो खड़ा नहीं हुआ विरोध के कारण। तब उसे पूछा कि तू क्यों नहीं कर रहा? बोला साहब मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। तो इस तरह की सहमति आज जाके जो उसकी असहमति थी वास्तव में पता लगा कि वो सच्चा था और बाकी सब झूठे थे और पूरा जापान तबाह और उजड़ गया। तो इस तरह की बात नहीं है। अलग अलग विचार होने चाहिए। तरह तरह के विचार जब तक आपके लोकतंत्र में नहीं आएंगे तब तक आप एक अच्छे लोकतंत्र और एक अच्छे शहर और एक अच्छे देश की कल्पना नहीं कर सकते। ये जरूरी भी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि दड़ों में बंटना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका मोटिव आपका सही होना चाहिए, आपको शहर से प्रेम होना चाहिए और जो जितना आप काम करते हैं उस काम के प्रति आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। सुरेंद्र जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी संख्या बल को कम मानते हुए उस आदमी से जोड़ा है जो कि हिटलर का विरोध कर रहा था। तो हम भी उस आदमी में शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूं मेरे भाई को जिन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया। हम गलत बात का हमेशा विरोध करते रहेंगे और आप लोगों की दिल से जो दुआ है हमारे साथ है। स्वामी जी, शहर की किसी गली में कोई इवन की कोई बाहर अगर टॉयलेट भी बनता है, चारदीवारी भी बनती है, तो नक्शा पास के बिना नहीं बनती। और नक्शा पास की एक पूरी चेन है, इंस्पेक्टर, पार्षद, उसके बाद में आयुक्त, तमाम लोग जो इस सीरीज के लोग हैं। मैंने कई बार ये देखा है कि एक बिल्डिंग बन रही है और वह बाकी मकान से आगे भी है और करते करते अंततः वो बिल्डिंग बन जाती है। तो वहाँ ऐसा क्या दबाव, जब एक लाइन है, लाइन से आगे हटा के आप बना लेते हो और उसके बाद में फिर उस पर याचिकाएं दायर होती है, फिर वो केस चलते हैं और लंबी प्रक्रिया हो जाती है और बनने के बाद तो उसको तोड़ना और ज़्यादा मुश्किल है। तो ये नौबत ही क्यों आती है? यहाँ कौन दोषी है? हमारे नगर परिषद का सिस्टम, आपको होगी मैं विरोधाभास कर रहा हूँ, लेकिन सिस्टम ही ऐसा है। आप बोलिए। अभी हमारा सुरेंद्र जी भी कह रहे थे कि एसएमटी के लिए जगह होनी चाहिए। मैं मानता हूँ होनी चाहिए, जबकि एसएमटी का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जो सहमति का सम्मान है। हमारे एक पत्रिका है समयांतर, पंकज बिष्ट उसके संपादक है। तो उन्होंने तो उनका जो पंचलाइन है वो इसी तरह की कि जो एसएमटी है वो एक साहस का काम है और उसका भी सम्मान होना चाहिए। मैं आपको, क्योंकि हम यहाँ किसी दल या किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, ऑल ओवर सिस्टम की बात कर रहे हैं। उस सिस्टम में कब कब कौन लोग थे वो सारे इसमें शामिल हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी हुआ था, मिनी मायापुरी में बैटरी वालों की दुकान को सीज किया गया था। मैं सरोना आबा के माध्यम से पूछना चाहता हूं भी आज उस दुकान में क्या ऐसी चीज डाल दी गई है जिससे कि उसको खोल दिया गया है? बैटरी का काम आज भी हो रहा है जी। जो काम पहले हो रहा था वो काम आज भी हो रहा है। तो उसको पहले तो बताओ कि उसको सीज क्यों किया गया, फिर उसको अनुमति क्यों दी गई खोलने की। बड़ा इस सिस्टम से काम चलता है। बड़ी सूचनाएं मिलती हैं भी आज लेंटर डल गया है, आज सेकंड डल गया है, आज फोर्थ डल गया है और ये हाइट से 2 फुट ऊंचा है। जिसको डराना है हाइट के लिए उसको हाइट के लिए डराते हैं,
जिसको डराना है मंजिलों के लिए, उसको मंजिलों के लिए डराते हैं। मैं आपको बता दूं कि शहर में कमर्शियल क्षेत्र में किसी ने अपना कंस्ट्रक्शन कर लिया तो उसको गोल बाजार में भी नक्शा पास दोबारा कराना पड़ता है, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि वो कमर्शियल एरिया पहले ही है। और इतनी ज़बरदस्त बात आपको मैं आज डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि नक्शा पास के बजाय उसको साइट प्लान दे दिया जाता है जी, और उसको कहता है तेरा नक्शा पास है, उससे पैसे ले लिए जाते हैं। भ्रष्टाचार का जो मापदंड है नगर परिषद ने धुरंधर तरीके से तोड़ा हुआ है और दोनों हाथों से हमारी आयुक्त महोदय लगी हुई हैं। और जैसे ही कोई गलत काम लगता है कि आज गलत काम हो गया, शाम को छुट्टी लेकर के जयपुर चली जाती हैं जी। आज भी वो जयपुर हैं, क्योंकि ये बैटरी वाली जिस दिन दुकान खुली थी उसके बाद वो प्रस्थान कर गई थी जयपुर के लिए। मुझे समझ से परे है कि जब अपराध की श्रेणी में कोई चीज़ आती है और वो जिसकी शुरुआत हो रही है उसको वहाँ क्यों नहीं रोका जाता। ये कोई क्रिमिनल, यही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ये कोई क्रिमिनल अपराध नहीं है कि किसी ने मर्डर कर दिया। मर्डर नहीं हुआ, लेकिन जब ईंट रखी जा रही है उसमें टाइम लगता है। मर्डर में तो टाइम नहीं लगता, हो सकता है हम उसको मोटिवेट नहीं कर पाए, लेकिन हम उसको मोटिवेट करने के बजाय उसको धमका तो सकते हैं, भी तूने ये ईंट लगाई है 5 इंच तेरी आगे है या 2.5 फुट तेरी ऊंची है। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि कई बार तो नोटिस जारी होता है उस पर आयुक्त महोदय के साइन ही नहीं होते। क्या बात है। ऐसा भी हो जाता है कि नोटिस देने वाला, जब अतिक्रमण करने वाला प्रभावी हो तो नोटिस देने वाला कर्मचारी घबराता है कि साहब मैं नहीं जाऊंगा, आप किसी और को भेज दो। ऐसी ऐसी घटनाएं नगर परिषद में देखने को मिलती हैं कि आदमी सोच करके हैरान रह जाता है। भी आज अगर कोई गरीब आदमी मकान बनाने के लिए मलबा सामने रख देता है तो उसके फोटो खींच करके 2000 की रसीद काट दी जाती है। एक अच्छा व्यवसायी, उसके लिए पार्षद भी पैसे ले जाते हैं, उसके लिए संबंधित अधिकारी एटीपी, जिसका कोई रोल ही नहीं है, जिन अधिकारियों का कोई रोल नहीं है, वो लोग भी पैसे ले जाते हैं। मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। भी जिस आदमी के साइन नहीं होने उस आदमी के पास फाइल पड़ी है जी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि स्वयं अशोक चांडक ने, मैं उसका लाइव गवाह हूं, मेरे सामने संबंधित अधिकारी को गालियां निकाली थी और कहा था कि एक घर तो ढक्कन भी छोड़ है। जवाहर नगर का कोई मैटर था, प्रतिष्ठित आदमी का एकीकरण का, कोई पट्टे के एकीकरण का कोई मामला था, उस मामले को लिए उन्होंने पैसे मांगे थे। सब मामला वहां तक पहुंचा और उस दिन, जिस दिन चांडक जी चेयर पे बैठे, उसी दिन 15 मिनट में उस पर साइन हुए और संबंधित व्यक्ति को बुला करके वो पटा दिया। जी स्वामी जी, अब बताइए। इसमें साहब मेरा ये कहना है कि ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार, अगर आप कोई आदमी ये कहता है कि खत्म हो जाएगा, चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आपकी हो या मेरी हो, तो मेरे को लगता है कि ये सही नहीं होगा। झूठ बोलना एक तरीके झूठ ही है कि खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी के अंदर आकंठ जो है भ्रष्टाचार भरा हुआ है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की आप बात करें। इसको खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो नए युवा साथी हैं, जो अभी 18 वर्ष के होंगे, जो स्टूडेंट हैं, बहुत से लोगों से जब आप बात करते हैं तो वो लोग के बोलते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। तो मेरा ये कहना है कि जब आप आई हेट पॉलिटिक्स बोलते हैं तो आप आई हेट पॉलिटिक्स नहीं बोलते, आप बोलते हैं आई हेट इंडिया। यानी आप इस देश से प्रेम नहीं करते, इसीलिए आप ऐसी भाषा बोलते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स से ये देश चल रहा है। तो मेरा लोगों से कहना है कि आप जागरूक हो, कानून को जानें। गंगानगर शहर की जैसे भाई बात करें कि कब 5 इंच बन गया, कब 10 इंच बन गया, कब माला 1 बन गया, 2 बन गया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गंगानगर शहर का आप एक सर्वे भी करेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यापारी है, उसको इस बात का पता ही नहीं है कि आपको परमिशन लेनी है नगर परिषद से, आपको नक्शा भी पास कराना है। जब वो शुरू करता है उसके बाद में जब जाके वहाँ पे कोई उसकी कुंडी खड़खड़ाता है तब उसको पता लगता है कि अरे यार ये तो हमारे को इसके अंदर तो परमिशन लेनी होती है, और फिर वो डरा सहमा से जाता है क्योंकि उसके पास जानकारी का अभाव होता है। तो मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन इधर उधर जो लोग चिंदी चोरी करने वाले जो लोग होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और वो उसका शोषण भी करते हैं और तरह तरह से तरीकों से पैसे उनसे ऐंठ लेते हैं। बाद में बेचारे रोटते पिटते जब आते हैं, सही आदमी के पास जब पहुंचते हैं तब तक वो लूट चुके होते हैं। सही बात ये है। तो मेरा ये कहना है कि नगर पालिका एक्ट में जो कानून बने हुए हैं निर्माण से संबंधित,
उन कानूनों की जानकारी, मेरा ये मानना है कि अभियान लगाकर, कैंप लगाकर जन जागृति चलानी चाहिए और पूरे शहर की पब्लिक को बताना चाहिए कि साहब आपके ये अधिकार हैं, आप ये अधिकार और आपको ये काम पूरे करने, ये कर्तव्य हैं। अधिकार और कर्तव्य जब तक आप लोगों को नहीं बता पाओगे तब तक मैं नहीं समझता कि ये अतिक्रमण, ये जो आपका जो भ्रष्टाचार है ये खत्म होगा। तभी तो है कि जिस आदमी का रोल नहीं होता है वो भी पैसे ले गया, जिसका रोल है वो भी ले गया। तो इस बात को खत्म करने के लिए मेरा 10 साल का नगर परिषद और इस शहर से जुड़ाव रहा है, मैंने बड़ा नज़दीक से देखा भी है इसको। तो इसका सिर्फ एक ही समाधान है कि किसी पार्षद पे, किसी सभापति पे या किसी एक व्यक्ति पे आरोप लगाना बड़ा, मैं नहीं समझता कि न्यायोचित नहीं है। आप जन जागृत करें, नगर पालिका का जो एक्ट है 2009 में दोबारा अमेंडमेंट हो गया है उसके बारे में बताएं, पुराना 1955 का जो है उसके बारे में बताएं कि साहब इसमें कैसे हो सकता है, कैसे निर्माण करना है, कैसे नहीं करना है। जिस दिन आपको जानकारी सारी आ जाएगी उस दिन आपके साथ कोई ठगी नहीं हो पाएगी। और मेरा युवाओं से विशेष करके आग्रह रहेगा कि जो लोग ये कहते हैं कि आई हेट पॉलिटिक्स, मैं कहता हूं कि आप अपने देश को और अपने शहर को गालियां निकालना बंद करें। आपका भी दायित्व है, आपका भी कर्तव्य है, आप लोग भी आगे आएं। आप जो बुरा हो रहा है उस बुरा हो रहा है उसको रोकने के प्रयास करें और आप जानने की कोशिश करें। जब तक आपके मन में उत्सुकता नहीं होगी किसी बात को पूछने की, जानने की, तब तक आप एक अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे। और जिस दिन आप अच्छे नागरिक बनेंगे ये शहर भी अच्छा हो जाएगा, ये देश भी अच्छा हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। विजेंद्र जी, अब अपन इस चर्चा को उधर ले जा रहे हैं जहाँ पे इसको जाना है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जो तमाम चीज़ें हैं, जो तमाम लोग इस सिस्टम में ढले हुए हैं, वो चाहे वो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो प्रशासक के लोग हैं, इस तरह के, मतलब अंततः ऐसा क्या हो शहरवासियों को, और एक संदेश किस तरह का आप देना चाहेंगे कि हम ये जो सारी समस्याएं हैं, आज वाली हम जो अतिक्रमण की समस्या ली, मतलब अंततः ऐसे कैसे निजात पाया जा सकता है कि सब कुछ स्मूथ हो जाए और शहर सुखी हो जाए? जैसा सुरेंद्र भाई ने कहा है कि आई हेट पॉलिटिक्स, जो शब्द युवा बोल रहे हैं, एक आदमी जब परेशान होता है ना तो वह अपने माँ बाप को भी गाली निकाल देता है। ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हम एक दूसरे का विरोध करते हैं, ठोक के करते हैं, चाहे वो घर का मेंबर है, चाहे वो कोई नेता है। एक पुरानी घटना याद आती है, 1999 से 2004 के बीच हमारे भी कलेक्टर आए थे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है। वो एक सकारात्मक सोच का पर्चा अपने हाथ में रखते थे, अपने टेबल पे रखते थे, शायद मेरे को ध्यान, तब वही थे, हो सकता है गढ़साना कांड तभी हुआ था, तब वही थे। तो हम बैठे थे वहाँ पे, जांदू जी साथ ही थे शायद। तो एक बुजुर्ग आए अपनी कोई ज़मीन की समस्या लेकर के, वो बैठ गए, उन्होंने पर्चा उठाया और उस बुजुर्ग को पकड़ा दिया। बुजुर्ग ने पढ़ा, रख लिया और अपनी बात कह के वे पर्चा वापस कर, नहीं बाबा जी आपके लिए ही है ये। तो उन्होंने बागड़ी में कहा, सकारात्मक सोच थे रखो, सकारात्मक सोच मारी है जो 6 साल उड़न लग रहा देंगे बावजूद माना आज तक कोई न्याय को मिलने ला रहे हो। सकारात्मक सोच ब्यूरोक्रेसी को रखनी पड़ेगी। आम जनता की सकारात्मक सोच को तो ये दत्ता बता देते हैं जाते ही। नगर परिषद हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, सुरेंद्र जी का कहना सही है, आप भ्रष्टाचार मिटा नहीं सकते, लेकिन नगर परिषद के जनप्रतिनिधि होने के नाते कम किया जा सकता है। मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ कि मैं मेरे सामने कोई भी गलत काम नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बहुत अच्छी। और मैं आपको बता दूं कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे पे एक मुकदमा हुआ अभी कुछ दिन पहले। मैंने अपने सभी पार्षद साथियों को फ़ोन किया कि भी ऐसे करके मेरे पे मुकदमा हो गया, क्या सही है कि नहीं? मुकदमा तो गलत है यार। तो मैं कहा यार अपने कलेक्टर से या एसपी से मिलने हैं, आप लोग इकट्ठा हो। आप बिलीव नहीं करोगे कि दबाव किसे कहते हैं दबाव। उस दबाव में आकर के मेरे साथ उस दिन 26 लोग गए थे और उनमें से 3-4 लोग ऐसे थे जो बहुत निजी थे, जिनके मैं आड़े वक्त में काम आया हूँ, वो नहीं आए। आज मैंने अपने मोबाइल से उनका नाम डिलीट किया हुआ है। मेरी राजनीति बिल्कुल स्पष्ट है, मैं हमेशा जो शीशे में हूँ वही दिखूंगा, ट्रांसपेरेंट शीशे का आदमी हूँ। जहाँ कोई गलत होगा उसके विरोध में होऊंगा, चाहे वो भाजपा का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो अशोक चांडक है, चाहे वो राजकुमार गौड़ है। मैं कभी भी किसी सही बात के लिए उनके साथ खड़ा हूँगा, किसी भी गलत काम के लिए उनका विरोध करूँगा। हमारा एक सिस्टम है, हमने 5-4 आदमी हैं जो हो सकता है उनके मन में कोई लालसा हो, वो बाद में टेबल टॉक करके उनके साथ सहमत हो जाएं, लेकिन मैं इस बात के लिए हूँ कि जब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा
कि ये काम किस तरीके से करवाया गया और क्यों करवाया गया और हमें विश्वास में लिए बगैर क्यों हुआ, तब तक मैं उस आदमी का विरोध करूंगा, चाहे वो कोई भी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी तो इस वक्त देश को चलाई ब्यूरोक्रेसी रही है, पॉलिटिकल थोड़ी चला रही है। आज अपने बड़े स्तर पे ले लो चाहे छोटे स्तर पे ले लो, ब्यूरोक्रेट लोग हैं, वो अपने तरीके से वोट लेते हैं नेताओं को, उसी तरीके से उनसे भाषण दिला देते हैं, उसी तरीके से फाइलें साइन करवा लेते हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं। मेरे साथी हैं, एक IAS हैं, उन्होंने मेरे को एक घटना बताई थी। वो कह रहे थे भाई साहब, अंतिम समय में मरते हुए एक मंत्री ने मेरे को कहा था कि ये प्रोजेक्ट अपने पास आना चाहिए, और उसके हाथ से कलम छूट गई थी, वो मर गया था। मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे देश में होती हैं। तो एक युवा अगर आई हेट पॉलिटिक्स कह रहा है और वो यहाँ से बाहर जाने की सोच रहा है, लगभग आज का जो युवा है ना, वो हिंदुस्तान से बाहर जाने की सोच रहा है। कारण कि वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ का जो ट्रांसपेरेंसी है, वहाँ का जो तरीका है, वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ का जो आपसी सामंजस्य है, वो बड़ा ही साफ सुथरा और खुला है। वहाँ का बड़ा सिस्टम है। मेरी एक स्टूडेंट है, न्यूजीलैंड रह रही है, उसका एक दिन मैं फेसबुक पे फोटो देखा, तो वो जो लेडीज़ हैं, थरेसा है शायद नाम उनका, उनके साथ फोटो, मैंने कहा ये तो PM है, कहाँ बीच में घूमने आई थी, हमने इसके साथ फोटो खिंचवाई। और हमारे PM है, वो कहाँ रह रहे हैं। हमारा सिस्टम मैं पार्षद बन गया। मैं पार्षद बनने के बाद मैंने काम छोड़ दिए, मैंने अपने पार्षदी को एक बिजनेस बना लिया। बड़ा सिस्टम हमारे हिंदुस्तान का बड़ा ही खतरनाक है। भी आप नेता बन गए तो आपने एक डिग्री प्राप्त कर ली, भाई आप उस डिग्री की बदौलत जॉब ले लिया आपने, और उस जॉब के जरिए पैसे कमाओ। जब तक ये चीज़ नहीं छोड़ोगे आप लोग, मैं अपना व्यवसाय छोड़ करके अगर पार्षदी को व्यवसाय बनाऊंगा तो ईमानदारी कहाँ रह जाएगी, भ्रष्टाचार कहाँ रोक पाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, टेबल पे आकर के बात करनी पड़ेगी। कोई भी आदमी हो, किसी भी, चाहे बड़ा आज बिजनेसमैन है, वो राजनीति कर रहा है, तो उसको अपने बिजनेस की इरिटेशन या बिजनेस का कोई भी लेन देन राजनीति में इन्वॉल्व न करके हुए अपनी राजनीति अलग करे और अपना बिजनेस अलग तरीके से करे। तो बहुत ही सामंजस्य से, जैसा कि कहता है कि अधिकारियों का और कर्मचारियों का और जनप्रतिनिधियों का सामंजस्य हो तो अतिक्रमण नहीं हो सकता। सच्चाई है, बिल्कुल सुरेंद्र भाई से सहमत हूँ मैं इस बात में। भाई जब हम लोग ही कह देते हैं कि यार 2.5 फुट इनने कर दे खंबा ने, तो वो तो फिर अतिक्रमण होगा ही ना। अतिक्रमण में कहीं ना कहीं हमारा योगदान है। उस योगदान को आप सीधे, मैं श्रवण आभा के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ब्लॉक एरिया के लोग आज भी तैयार हैं। आप एक बहुत बड़ा टेंडर लगाओ 50-60 लाख रुपए का, और सबकी नालियां आज बना दो। सभी के सभी थड़े पीछे करने को तैयार हैं, सभी के सभी लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार हैं। अभी कुछ दिन पहले एक उड़ती सी खबर आई थी कि थरेजा हॉस्पिटल से लेकर चांडक जी गुप्तावल भारती की दीवार तक एक रोल मॉडल रोड बना रहे हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि उस दिन मैं सबसे ज़्यादा खुश था। मैं कहा एक शुरुआत चेयरमैन अपने वार्ड से कर रहा है, और ये शुरुआत अगर हो गई तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शहर का नक्शा बदलेगा। और महाराजा गंगा सिंह जी का जो बसाया हुआ शहर है, बहुत अच्छा। आपको एक बात बता दूं कि बोर्डों के कोई भी मकान देख लो ब्लॉक एरिया में, आपको 4 द्वारी नहीं मिलेगी। मैं ये कहने वाला था, बोरड परिवारों के कितने भी मकान देख लीजिए, आपको 4 द्वारी नहीं मिलेगी, उनके फट्टे मिलेंगे जैसे पहले रखे हुए थे। आपको लगभग विजन 20 फुट से गाड़ी नजर आ जाएगी, टर्न करते हुए पता बच्चे खेल रहे नजर आ जाएंगे। तो ये सब चीजें हम लोगों को सहयोग से करनी पड़ेगी। ब्यूरोक्रेसी क्या, ब्यूरोक्रेट्स तो 2.5-3 साल के लिए आता है ना, हमें तो पूरी जीवन ही आ रहना है। हमें लोगों से सामंजस्य बना करके काम करेंगे तो क्यों नहीं होंगे काम। तो मेरा सभी जो हमारे अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, चाहे वो भाजपा के हैं चाहे वो कांग्रेस के हैं, वो बजाय सामंजस्य के कि मेरे वार्ड में काम हो जाए, मैं काम ज़्यादा करवा लूँ, उस प्रतिस्पर्धा को छोड़ते हुए शहर का काम हो जाए। जैसा कि भाई ने बताया कि गेट लगने चाहिए, तो 1999 की अगर ये हमारी फाइल देख लें तो मेरा एक लेटर भी लगा हुआ है उसमें कि मैंने जांदू जी को बोला था कि 4 गेट बनाओ अपने, बहुत बढ़िया एक मैसेज जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे कि वो अदरजुल में रह गए। तो सुरेंद्र स्वामी जी का भी मैं इस बात पे समर्थन करता हूँ कि 4 भव्य गेट होने चाहिए जो एंट्री में हो, और बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे शहर में एंट्री हो, तो लोग बताएं जा करके कि भी बहुत सुंदर। आज हमारे शहर में सुंदरता के नाम पे जो 4 रोड बनी हैं, चाहे वो ROB चैल चौक से ROB ले लो या अपने टी पॉइंट से लेकर के स्क्वाडा सर्किल ले लो, ये रोड वाकई दर्शनीय है। रात को यहाँ पे साइकिलिंग करते हुए बच्चे नजर आते हैं तो हमारा दिल खुश होता है। तो ऐसे क्यों नहीं हो सकती शहर की सभी रोडें? हो सकती हैं अगर हम सब लोग सहयोग करें।
विजेंद्र जी, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी विजेंद्र जी की कि नेता चाहे कोई हो, किसी अग्रिम पंक्ति के जो नेता है वो अगर मतलब कुछ पॉजिटिव करेंगे तो हम उनके साथ हैं, और अगर कुछ ठीक नहीं कर रहा है तो हम उनके विरोध में हैं। और ये बात मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है, यहाँ नीतियों का विरोध है। और इनकी बात से यही झलकता है कि न तो किसी व्यक्ति का विरोध है यहाँ पे, लेकिन नीतियाँ जो बनती है, हम नीतियों के लिए बैठे कि नीतियाँ बने। तो आपका भी एक जो इनका मैसेज है, इस तरह का एक मैसेज कि आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं कि कोई बड़े लीडर उनके दबाव में नहीं आना और शहर का विकास हो उसके लिए सबने एक होना है। देखिए, जब आप अपने शहर और देश से प्रेम करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आप किसी के दबाव में आएंगे। आप ये अपने आप खुद को तय करना होता है कि आप कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी के भ्रमित करने से भ्रमित हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। आपको जब दिन और रात का पता लगता है तो सच और झूठ का भी पता लग जाएगा कि कौन सी बात सच्ची है और कौन सी बात झूठी है। गंगानगर शहर में जैसे ये बात भाई साहब अभी कह रहे थे, मेरा थोड़ा और इससे भी अलग और मानना है कि आप जब एक नेतृत्व करते हैं किसी चीज़ का, नेता हैं आप, तो नेता के अंदर एक गुण ये भी होना चाहिए कि वो कब नेता बनता है और कब ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी उसको सोचना पड़ता है। जब उनका दोनों का तालमेल करता है तभी वो एक अच्छा और सफल नेता कहलाता है। गंगानगर शहर में नगर परिषद की आप बात करें तो बजट की भारी कमी रहती है, क्योंकि इसके पास साधनों और संसाधनों की कमी है। मैं 2 बार, इस बार अप्रत्यक्ष रूप से और पिछले बार प्रत्यक्ष रूप से नगर परिषद का सदस्य रहा हूं, तो मैंने बड़ा नजदीक से प्रशासन और शासन को देखा है। व्यवस्था, इनके पास जो सोर्सेज है इनकम के वो बहुत कम है, और उसके अंदर इनको मार ये पड़ती है कि गंगानगर शहर की पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं है। एक छोटी सी बरसात के कारण करोड़ों रुपए की सड़कें टूट जाती है, फिर उनको दोबारा बनाई जाती है। उसके अंदर फिर भ्रष्टाचार और वो आरोप प्रत्यारोप और इस तरह का चलता रहता है। पिछले लंबे समय से मैंने ये चीज़ें देखी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पिछले दिनों वर्षा जल निकासी योजना के तहत एक पाइपलाइन थी, गंगानगर शहर से 6 किलोमीटर दूर तक लेके गई है उसका सफल ट्रायल भी हुआ है। और ट्रायल करने के बाद में अब अगर बरसात आज भी आती है तो उस पानी को 2 या 3 घंटों में पूरे शहर का पानी निकालने का काम भी हो रहा है, और उसकी सफलता 70% सफलता हम मान सकते हैं। और आने वाले समय में अगर अच्छे ईमानदारी से काम करते रहे तो 100% ये सफलता मिलेगी हमें। उसका फायदा ये होगा कि जो सड़कें हर साल करोड़ों रुपए की सड़कें टूटती थी, पेचवर्क होते थे, रीकारपेट होती थी, वो पैसा बचेगा। अब आने वाले समय में इसका आपको एहसास भी होना शुरू हो जाएगा। उसी पैसे से, जैसे भाई साहब कह रहे थे 1999 में हमने प्रस्ताव रखा और वो बढ़ नहीं पाए। गंगानगर शहर के अंदर अवैध कॉलोनियों का बहुत बड़ा जाल है, उसके अंदर भी लोग वोटर हैं, वो जो वोट देता है वो उम्मीद भी करता है कि हमारा काम होगा। वो हिंदुस्तान के वोटर की एक, आप उसकी कमी कह लो, उसकी खूबसूरती कह लो, कि वो अपने वोट को चाहे पार्षद को दे, सरपंच को दे, एमएलए को दे, एमपी को दे, वो सभी से ही उम्मीद करता है कि वो मेरे बेटे को नौकरी लगा देगा, वो मेरे को एक मरबा अलॉट करा देगा। इस तरह की उम्मीदें वो पालता है। उसको लगता है कि मेरा वोट पता नहीं कितना ताकतवर है। वो ये डिफाइन नहीं कर पाता कि किस वोट से क्या चीज़ बन रही है, पार्षद बन रहा है, एमएलए बन रहा है या एमपी बन रहा है। और यही कारण है कि वो उम्मीद करता है पार्षद से भी कि जैसे पार्षद जो बनता है तो उसमें ऐसा लगता है कि ये हमारे शहर का एमएलए ही हो गया और ये हमारे पूरी सड़कें बना देगा, ये आरओ भी बना देगा। तो इस तरीके की जो भावनाएं जो होती है, पार्षद उस दबाव में काम करता है और चेयरमैन पार्षदों के दबाव में काम करता है, तो वो जो बड़ा छोटा सा बजट होता है वो बजट इधर उधर खिलर जाता है और शहर के सौंदर्यीकरण और बड़े काम रह जाते हैं। मैंने ये देखा है कि अभी जैसे गंगानगर शहर का मिनी बाईपास है, जस्सा सिंह मार्ग, 10 साल का एक लंबा संघर्ष और 10 साल तक लगातार जब इसके पीछे लगे रहे तब जाके इसका स्वरूप बना। और आपको हैरानी होगी कि इसके अंदर करीब 2.25 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। 10 सालों में 2.25 करोड़ रुपए में खर्च हुआ, जिसमें लाइटें भी लगी, डिवाइडर भी बन गया, सड़क भी बन गई, नाले भी बन गए। और ये बजट भी बड़ा रो रो के मिला। ये तो ठीक है कि ब्यूरोक्रेसी से लाइजनिंग मान लीजिए, आप सामंजस्य मान लीजिए, बड़े नेताओं का भी उसमें सहयोग रहा, आम पब्लिक का यहाँ पे बहुत भारी सहयोग मिला और उस वजह से ये काम हो गया। गंगानगर शहर में इनकम के सोर्सेज बहुत कम है। आपको इनकम के सोर्सेज किस तरह से बढ़ने चाहिए इस तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब तक आप ये चीज़ नहीं सोचेंगे, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि प्रत्येक पार्षद को ये सोचना चाहिए, जो नगर परिषद का सदस्य है वो अपने आप को पार्षद न समझे, वो अपने आप को सभापति समझ के भी कुछ टाइम सोचना चाहिए कि इसके अंदर सोर्सेज कैसे बढ़ेंगे इनकम के। जब आपके पास सोर्सेज बढ़ेंगे तो आप हर चीज़ को पूरा करने में सक्षम हो जाएंगे। और लास्ट में मैं आपको एक बात और कहूँगा
कि सभी 65 पार्षदों से मेरा निवेदन है कि अभी आने वाले समय में बोर्ड की बैठक होने वाली है। मैं प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि मेरे परिवार से निर्वाचित है पार्षद, तो मेरा ये रहेगा कि जो 6 जो रस्ते हैं उन रस्तों पे गेट बनाने का प्रस्ताव नगर परिषद पास करे। और जो भाई साहब जो कह रहे थे कि जो वेद प्रकाश जोशी की जो लगी हुई PIL लगी हुई थी, जिसपे फैसला करने के बाद में अतिक्रमण तोड़ने का काम ब्लॉक एरिया में हुआ था, एक प्रस्ताव पूरे शहर के लोगों के लिए करना चाहिए पार्षदों को कि 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ रुपए का बजट हो कि जो जहाँ पे अतिक्रमण तोड़ दिया उनकी नालियाँ शिफ्ट की जाएगी। और वो सारा का सारा कोविड-19 के कारण हमारा ये 2020 का साल पूरा चला गया ना, कोई काम विकास कार्य नहीं हुआ। तो आप मान लीजिए कि कोविड अभी चला नहीं गया, अभी चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, और 1 साल और दे दीजिए, गंगानगर शहर का जो हृदय स्थल है ब्लॉक एरिया, वो बहुत खूबसूरत हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है, ये सुझाव है मेरा आपके माध्यम से, जो भी लोग आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं, चाहे वो पार्षद हैं, हमारे MLA साहब हैं, हमारे MP साहब हैं, या तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं या जनप्रतिनिधि बनने की होड़ में जो लगे हुए हैं, सभी से मेरा आग्रह रहेगा, सोशल वर्कर जो भी हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि शहर की खूबसूरती के लिए काम करें। और सकारात्मक रूप से अगर आप काम करेंगे तो सहमति और असहमति हो सकती है, लेकिन इसको सहमति और असहमति तक ही सीमित रखें, इसे व्यक्तिगत रंजिश का हिस्सा न बनाएं, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा आग्रह भी है। धन्यवाद। साथियों, दोनों युवा साथी हमारे साथ है, युवा पार्षद विजेंद्र स्वामी जी और युवा कांग्रेस के नेता जो पहले पार्षद भी रहे हैं। इन दोनों लोगों से बात करने के बाद, अतिक्रमण जैसी बड़ी समस्या के साथ बात करने के बाद एक चीज़ निकल के आई है कि ईमानदारी ये सबसे पहले चाहते हैं। और इनकी बातों में भी ये झलकता है कि ये अपने अपने वार्ड में, न सिर्फ अपने वार्ड में, लेकिन बाकी तमाम साथियों से भी ये उम्मीद है कि सब लोग उसी ईमानदारी से काम करें, ताकि हमारा शहर जो बनना चाहिए, हर 5 साल बाद नेता लोग जिन जिन समस्याओं को मतलब आगे लाकर चुनाव जीत जाते हैं, फिर उसको बाद भूल जाते हैं। तो ये युवा खून है और इनमें जज्बा है। जज्बे के साथ साथ ये संघर्षशील लोग हैं, संघर्ष से राजनीति में आए हुए हैं। उनको ऊपर से टपकाया नहीं गया है कि ऊपर से छाता दे के उतार दिया, छतरी से उतर गए। क्योंकि इन दोनों पार्षदों के काम को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, लंबे समय से, 20 साल 22 साल से, जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ तब से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ किसी व्यक्ति की बात नहीं हुई, यहाँ एक सिस्टम की बात हुई है, शासन और प्रशासन की बात हुई है, जनप्रतिनिधियों की बात हुई है। और वो जनप्रतिनिधि भी इन बातों को सुन रहे होंगे। इन दोस्तों के जो विचार है वो भी जाहिर सी बात है इससे सहमति रखेंगे अगर इस शहर का भला चाहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये बात जिस सकारात्मक मूड में की गई, आम जनता शहर के, जैसे विजेंद्र जी ने कहा कि अग्रिम पंक्ति के जो नेता हैं वो, जो जनप्रतिनिधि हैं वो, 65 पार्षद है वो, और प्रशासन है वो, इन बातों पे गौर करें ताकि इस शहर का भला हो और इस शहर में रहने वाले तमाम लोग इतना अच्छा जीवन जिए जैसी कल्पनाएं नेता हमें चुनावों में दिखाते हैं। आप सब ने इस कार्यक्रम को बहुत धैर्य से सुना। मैं सुरेंद्र स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी एक छोटी सी कॉल पे ये आए और अपना नज़रिया इस शहर के विकास के बारे में रखा। और हमारे युवा साथी विजेंद्र स्वामी जी ने बहुत ही अपनी बातें, अपना जज्बा, अपने इरादे जाहिर किए और मुझे अच्छा लगा इन दोनों साथियों से बात करके। जितने सकारात्मक ये है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले 4-5 साल जो इनके हैं उसमें ये जज्बा इसी तरह से बना रहे ताकि शहर का उद्धार हो। शुभ रात्रि।